सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडाल। और दोस्तों, मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। और जो भी हमारा लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था दोस्तों, उसका मैं एक बार आप लोगों के सामने रिव्यू करना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो बेसिक वाला चैप्टर है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बता रहा था कि देखो भाई, जीएसटी को लाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जाता तो जीएसटी हमारी कंट्री में आ ही नहीं सकता था। तो जीएसटी को लाने के लिए उससे पहले किसको अमेंड करना पड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। जैसे एक्ट के अंदर सेक्शन होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल्स। जैसे एक्ट में सेक्शन होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल आर्टिकल्स यहां पर नोट करवाए थे। एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 366 की, आप लोग बिल्कुल भी यहां पर जो है कंफ्यूज मत होना कि अरे भाई आर्टिकल नंबर याद नहीं है। नो नीड टू वरी। आर्टिकल नंबर 366 बोलता है मीनिंग ऑफ जीएसटी। क्या बोलता है? मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि गुड्स पे भी लगेगा, सर्विस पे भी लगेगा, जब भी आप उसका सप्लाई करोगे, या बोथ पे भी लगेगा, राइट। लेकिन दोस्तों वहां पर एक चीज के लिए मना किया गया है, दैट इज कॉल्ड एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर आप एल्कोहलिक लिकर का सप्लाई कर रहे हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो दोस्तों उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता, राइट। उसके ऊपर हमें कोई जीएसटी नहीं लगाना है, वहां हम कोई जीएसटी नहीं लगाने वाले। इसके बाद दोस्तों 366(26)A दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ सर्विस, और बहुत ही शानदार डेफिनेशन वहां पर दी गई है कि सर्विस का मतलब वो है जो गुड्स नहीं है, मतलब जो गुड्स नहीं होता है दैट इज कॉल्ड सर्विस, ठीक है। 246A दोस्तों ये एक नया आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले आर्टिकल 246 था जो आज भी है, पहले भी था। उसके अंदर 3 तरह की लिस्ट बनी हुई थी। आपने कभी सुना हो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर थे जिस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती थी। स्टेट लिस्ट में वो मैटर थे जिसके ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाती थी। कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर थे जिन पर सेंट्रल और स्टेट दोनों को लॉ बनाने की पावर थी। लेकिन दोस्तों गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाते समय ऐसा कहीं पावर नहीं था कि दोनों सरकार टैक्स लगा सके। तो एक नए आर्टिकल का जन्म हुआ जिसका नाम है 246A, और उसमें यह लिखा गया कि जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होंगे, इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट और विद इन अ यूटी, तो वहां पर पार्लियामेंट को भी लॉ बनाने का पावर मिलेगा, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, जो राज्य की विधानसभा होती है, वो भी उस पर कानून बना सकती है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होता है, कैसा होता है माय डियर फ्रेंड्स? इंटर स्टेट होता है, तो वहां पर जो लॉ बनाने का पावर है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। वो पावर जो है ना वो केवल और केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। 279A दोस्तों ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ दो। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं मैं आपको नाम याद दिला देता हूं। इसमें क्रूड का नाम आता है जो कच्चा तेल होता है, जो हाई स्पीड डीजल होता है, मोटर स्पिरिट जिसे आप लोग पेट्रोल के नाम से जानते हो, नेचुरल गैस, और एक होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल जो वायुयान का ईंधन होता है। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। कौन से दिन से लगाया जाएगा? जब जीएसटी की जो काउंसिल है ना वो उसको रिकमेंड करेगी। तो काउंसिल जिस दिन रिकमेंड करेगी ना उस दिन से इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लग सकता है? जीएसटी, ठीक है। तो अभी इन पे जीएसटी नहीं लगता। अभी इनके ऊपर जो पुराने वाले लॉ हैं, एक्साइज ड्यूटी हो गई, वैट हो गया, सीएसटी जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है वो हो गया, तो ये चीजें लगती हैं, राइट। टोबैको, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। जो टोबैको होता है, चैनी खैनी चैन से मजा लो, टोबैको, दाने दाने में है केसर का दम। तो ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है
जो कि ओल्ड लॉ था, और साथ में जीएसटी भी लगा सकती है। तो अगर आप अभी प्रेजेंट में किसी ऐसे आइटम की बात करो जिस पर पुराने टैक्सेस भी लग रहे हो और जो करंट जीएसटी है वो भी लग रहा हो, तो ऐसे में कौन से वाले प्रोडक्ट का नाम आपको ध्यान में आना चाहिए? दैट इज कॉल्ड टोबैको आइटम्स, राइट। चलो, तो ये सारे आर्टिकल दोस्तों मैंने आप लोगों को बताए थे। आज हम इसमें बचे हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे दोस्तों मैं आज आपको क्लास में करवाने वाला हूं, है ना। चलिए जी, तो आप लोग अपना कॉपी पेन रजिस्टर निकाल लो और बढ़िया से यहाँ पर लिखना शुरू करो, क्योंकि लिखोगे तो चीज़ें क्या होंगी, याद होंगी। बहुत बढ़िया सर। तो हम लोग यहाँ पर एक नया हेडिंग आज डालने वाले हैं, और उस नए हेडिंग का नाम है भाई आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A, और इसमें हम लिखेंगे स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग यहाँ पर आप लिख सकते हो IGST, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 269A। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ भाई इसका यहाँ पर क्या लेना देना है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो आर्टिकल है 269A, स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू जीएसटी, और मैंने ब्रैकेट में लिखवाया है IGST, है ना, ये मैंने IGST लिखवाया है। हो सकता है दोस्तों ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा आप इनको लीगल फॉर्मेट में नोट कर लो, ताकि अगर कभी कोई एग्जामिनेशन क्वेश्चन आए तो आपको लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम वहां पर ना हो। तो आप इसमें लिख लो भाई GST ऑन supplies in the course of GST on supplies in the course of inter-state trade, GST on supplies in the course of interstate trade or commerce, interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India. GST on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India. इसके बाद में लिखेंगे and, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा such tax shall be apportioned between the union का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द स्टेट्स in the manner as may be provided by parliament by law on the
on the recommendations of GST Council. रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। तो दोस्तों यहां पर आ जाता है आर्टिकल नंबर 269A, और ये जो आर्टिकल नंबर 269A है ये आपको क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू GST, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू GST, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे IGST, है ना। तो देखो लॉ ने क्या बोला कि भाई जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, इंटर का मतलब समझते हो ना, इंटर का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक स्टेट से दूसरे यूटी में, या एक यूटी से दूसरे यूटी में, क्या वो भी इंटर होता है? सोच के बताना, एक यूटी से दूसरे यूटी में भी इंटर होता है, और अगर कंट्री चेंज हो जाए तो भी इंटर होता है। 4 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं ना इंटर, याद है आपको। तो उसके ऊपर IGST लगता है, पता है आपको। और IGST किसके बराबर होता है? CGST और SGST के बराबर होता है, टोटल के बराबर होता है। तो इसको कौन लगाता है, इसको कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी आपको पता होगा, क्यों करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि ये IGST का पैसा पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नहीं, ये पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें स्टेट का भी हिस्सा है। लेकिन अभी पता नहीं है ना कि कौन से वाले स्टेट के पास रेवेन्यू जाएगा। तो बाद में क्या करती है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो इस पैसे को अपॉर्शन्ड कर देती है, बांट देती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। देखो मैंने नीचे लिखा भी है, टैक्स शैल बी अपॉर्शन्ड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ GST काउंसिल्स। तो काउंसिल जो रिकमेंडेशन देती है उस बेसिस पर वो डिवाइड हो जाता है। मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं कि सेंट्रल को पैसा IGST का बाद में स्टेट को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो ये वही वाली बात यहां पर लिखी हुई है। तो ये बात आप जानते हो पहले से, मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा लीगलाइट फॉर्मेट में आपको लिखवा दिया है ना। चलो अब हम एक दूसरे नए आर्टिकल की ओर जाते हैं। दिस इज द लास्ट आर्टिकल, जिससे हमारा जो मतलब थ्योरी वाला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़कर चले जाते हैं कि अरे ये तो एवं ही है, इसको क्या पढ़ना है, चलो सप्लाई से स्टार्ट कर दो। लेकिन दोस्तों जिसे आप छोड़कर जाते हो ना, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और आजकल क्या है भाई, एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसे वाले जो पार्ट हैं, जो मतलब एक तरह से रटने वाली चीज है, कोई समझने वाली चीज नहीं है, इनमें से MCQ बेस्ड क्वेश्चन उठा लेता है एग्जामिनर। तो आप जो पढ़कर जा रहे हो इसमें आपके मैं MCQ क्वेश्चन भी करवा रहा हूं साथ में। जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे MCQ का, तो ये लाइन वहां पर आप लोगों को याद आएंगी, है ना। चलो एक नया आर्टिकल हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। दिस इज द लास्ट आर्टिकल जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन याद रखना है। तो आप यहां पर लिखेंगे आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A, है ना। सर ये तो पहले भी आया था। अरे पहले मैंने आपको सब आर्टिकल 5 पढ़ाया था, अभी मैं मेन आर्टिकल 279A आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वैसे भी आपको कौन से ये आर्टिकल नंबर याद रहने वाले हैं जो आप इतना गौर कर रहे हो, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, ब्रैकेट में लिख लेना रिकमेंडरी बॉडी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ब्रैकेट में लिख लेना रिकमेंडरी बॉडी। तो एक GST काउंसिल होती है, शायद ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इस पूरे GST को जो मैनेज करने की जिम्मेदारी है ना, वो GST काउंसिल के ऊपर डाली गई है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा GST काउंसिल के बारे में बताने वाला हूं इस आर्टिकल में
कि जीएसटी काउंसिल कैसे बनी है, इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, कौन इसका चेयरपर्सन होता है, इसमें डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इसमें लिखवाने वाला हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं एग्जाम में और आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में भी बन सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में है, कोई भी चीज़ में बिना फालतू या कोर्स के बाहर नहीं करा रहा हूँ। ठीक है भाई, मुझे कौन से मज़े आ रहे हैं कि भाई मैं आपको फालतू चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो आप लोग यहाँ पर पहले नंबर का पॉइंट लिख लो और इसमें लिखो दिस आर्टिकल एम्पावर्स टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट समझते हो? हाँ, राष्ट्रपति। किसका पति? राष्ट्र का पति, प्रेसिडेंट। द आर्टिकल empowers to president to constitute a joint forum of center and states, namely GST काउंसिल। तो ये जो आर्टिकल है, ये हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, उसको पावर देता है कि वो एक जॉइंट फोरम कॉन्स्टिट्यूट करे। क्योंकि देखो जीएसटी के अंदर आपको पता है ना, सेंट्रल का भी हिस्सा है और स्टेट का भी हिस्सा है, मतलब एक तरह से मिली जुली सरकार है ये। तो यहां पर एक ऐसा फोरम होना चाहिए ना जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों रिप्रेजेंट करे। तो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई आप एक बॉडी क्रिएट कर सकते हो और उस बॉडी का नाम क्या रख सकते हो? काउंसिल। और वो बॉडी क्रिएट हो भी गई है। तो ये आर्टिकल तो केवल पावर देता है। क्या ये पावर यूज कर ली है प्रेसिडेंट ने? बिल्कुल कर ली है। क्योंकि पावर का होना अलग बात है और उसको यूज करना अलग बात है। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो कई बार मुझे पावर होती है कि मैं पनिशमेंट दे सकता हूं बच्चों को। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे टाइम से, तो मैं क्या दे सकता हूं? पनिशमेंट। लेकिन मैं देता नहीं हूं। तो पावर होना अलग बात है और पावर को यूज करना अलग बात है। तो ये पावर है, लेकिन इस पावर को यूज भी कर लिया गया है। जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा ना दोस्तों तो मैं आपको बहुत सारी पावर्स बताऊंगा, लेकिन ऐसे मत सोचना कि ये सारी पावर यूज हो रही है। लॉ में बहुत सारी पावर ऐसी हैं जो काम नहीं लाई जा रही, लेकिन अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं, लाना चाहें तो ला सकते हैं। जैसे पेरेंट्स के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से उनकी तबीयत सही कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं करते हैं। पावर होना अलग बात है और उसको यूज करना अलग बात है। हाँ सर, हमारी तो बहुत कई बार तबीयत से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फंक्शन ऑफ द काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशंस। सर आपकी क्लास में तो हमको स्कूल के दिनों की याद आ जाती है। जैसे स्कूल में पहले मैडम, टीचर, सर जो पढ़ाते थे ना, वो नोट्स बनवाते थे, तो ऐसे लगता है जैसे वही क्लासरूम वाला पैटर्न हो गया है। फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज टू मेक रिकमेंडेशंस टू यूनियन मतलब सेंट्रल हो गई, एंड द स्टेट्स ऑन important issues like टैक्स रेट्स। इसमें होती है जनरल रेट्स होती हैं, अगर परसेंटेज में देखें तो 0 होती है, 5 होती है, 12 होती है, 18 होती है, 28 होती है और एक 28 प्लस सेस भी होती है। ठीक है, ये रेट्स हैं 0, 5, 12, 18, 28 या 28 प्लस जीएसटी। ये रेट का टैरिफ है जीएसटी कानून में।
तो ये जो काउंसिल है भाई, इस काउंसिल के पास ये पावर है कि जो काउंसिल है ना वो यहां पर रिकमेंडेशन देती है। किसको देती है रिकमेंडेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। किस बात की रिकमेंडेशन देती है? रेट्स ऑफ जीएसटी, कि भाई कौन से प्रोडक्ट पर कौन सी रेट लगनी चाहिए। मतलब मैं एक तरह से काउंसिल के काम बता रहा हूं भाई, काउंसिल क्या क्या काम करती है ना। और क्या काम करती है काउंसिल? एग्जम्पशंस, किसी गुड्स को, किसी सर्विस को अगर एग्जेम्प्ट करना है, एग्जेम्प्ट का मतलब है कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है, तो जिन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है उसको बोलते हैं एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब माफ कर दिया जी, इस पे जीएसटी ना लगाओ, तो उसके बारे में रिकमेंडेशन देती है। इसके अलावा होती है थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या मैंने आप लोगों को थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बताया था? दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बताया था। जीएसटी में क्या होता है दोस्तों, एक रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। तो जब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आपको, वहां पर ये लिमिट आएंगी। मतलब अगर आपका साल का टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाना पड़ता। ये लो जी, हो गई छुट्टी। तो ये जो काउंसिल होती है ना, वो इस बात पर भी डिसीजन लेती है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखनी है, 10 लाख कहाँ लगानी है, 20 लाख कहाँ लगानी है, ये सारे निर्णय कौन लेती है? काउंसिल लेती है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्या डिसीजन लेती है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट का मतलब होता है भाई कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है, या मान लो डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में किसी पॉइंट पर अगर डिस्प्यूट है, तो उस पर अपनी राय व्यक्त करना, मतलब उसको क्लैरिफाई करना, ये काम भी कौन करती है? काउंसिल करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। साथ में ये भी लिख लो कि द काउंसिल हैज डिसाइडेड द threshold exemption, कंपोजिशन थ्रेशोल्ड, ठीक है, जीएसटी रेट्स, जीएसटी लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रूल्स एंड नोटिफिकेशंस। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो काउंसिल का काम क्या है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? लिमिट। तो जैसे कोई सर्विस है तो उसमें एग्जम्पशन की लिमिट भी डिसाइड हो जाती है कि भाई अगर आप 10,000 रुपए तक की सर्विस दोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, 10,000 से ऊपर दोगे तो लगेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है कई एग्जम्पशन 50,000 तक भी है, कोई एग्जम्पशन 5,000 तक भी है। तो जीएसटी काउंसिल का काम रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड मतलब रजिस्ट्रेशन की लिमिट, एग्जम्पशन की थ्रेशोल्ड मतलब एग्जम्पशन की लिमिट, कंपोजिशन की थ्रेशोल्ड। कंपोजिशन एक स्कीम होती है जहां पर आपको बहुत कम रेट से क्या देना पड़ता है? टैक्स, जिसको मैं आपको कंपोजिशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 3 में। तो उसकी लिमिट भी कौन डिसाइड करती है? काउंसिल। जीएसटी की रेट क्या रखनी है, ये भी कौन डिसाइड करती है? काउंसिल। जीएसटी का जो लॉ है, जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, उसको भी कौन डिसाइड करती है? काउंसिल। उसमें रूल्स हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, ये सब कानून है एक तरह से। जीएसटी एक एक्ट है, साथ में रूल्स बने हुए हैं, नोटिफिकेशंस हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ जीएसटी। तो इनमें समय समय पर बदलाव करना, चेंज करना, कोई नया रूल लेकर आना, किसी पुराने रूल को हटाना, ये सारे के सारे काम किसके हैं भाई? काउंसिल के हैं। तो निर्णय ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी ले लेगा, मोदी जी बैठ के डिसीजन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता, या राज्य का मुख्यमंत्री ले लेगा, ऐसा भी नहीं होता। ये मिलजुल कर करने वाला काम है। अच्छा, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी नहीं देखते हैं। इसमें तो जो भी मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, फाइनेंस मिनिस्टर हैं,
सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये सब लोग बैठकर मीटिंग करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, मन में थोड़ा बहुत होता है भाई ये बीजेपी वाला है, मैं कांग्रेस वाला हूं, लेकिन डिसीजन मेजॉरिटी से होते हैं। ये नहीं भाई एक आदमी की चलेगी, जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो मेजॉरिटी से लिए जाएंगे। अब निर्णय लेने की मेजॉरिटी क्या होती है, इसमें कोई वोटिंग होता है, क्या होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। अगला पॉइंट, अच्छा ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, यहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है। और देखो हमारा ऑब्जेक्ट केवल एग्जाम पास करना थोड़ी है, हमको पता तो होना चाहिए ना। कल को हम आगे जब प्रोफेशनल बन जाएंगे, डिग्री आ जाएगी, रोज नए नए नोटिफिकेशन आएंगे, काउंसिल की मीटिंग होगी, तो हमें पता तो हो भाई काउंसिल क्या होती है, वो कैसे काम करती है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, वो सारी बातें हैं। ठीक है, चलो तो अगला पॉइंट आप लोग यहां पर लिखोगे, एक लाइन छोड़ के लिख लीजिएगा, द जीएसटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द following members. The GST Council shall consist of the following members. तो इसमें कौन होते हैं भाई, इसमें मेंबर्स होते हैं। अब कौन कौन से मेंबर होते हैं ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें आप पहला लिखोगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है भाई वो इसका चेयरपर्सन होता है। जैसे अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, मतलब जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, वो इस काउंसिल का क्या होता है, चेयरपर्सन। ठीक है, वो चेयरपर्सन होता है। और नीचे लिखो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस is the member। और सी पॉइंट लिखो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनेंस और टैक्सेशन और any other minister nominated by each state government are the members। तो ये जो जीएसटी काउंसिल होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये कितने लोगों से मिलकर बनती है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो पहला नाम तो मैंने क्या बोला कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है, राइट। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बोला कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज द मेंबर। कहने का मतलब एक तो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, एक केंद्र के अंदर राज्य वित्त मंत्री भी होता है, मतलब वो होता तो सेंट्रल का ही है लेकिन वो केंद्रीय वित्त मंत्री के अंडर में होता है, उसको बोलते हैं राज्य वित्त मंत्री। वो किसी राज्य का नहीं होता मतलब, लेकिन वो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में होता है। तो देखो मैंने बी पॉइंट में भी यूनियन लिखा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, उसको बोलते हैं राज्य वित्त मंत्री। क्या बोलते हैं, हाँ, एक होता है केंद्रीय वित्त मंत्री और एक होता है राज्य वित्त मंत्री। ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वो तो चेयरपर्सन होता है
और जो राज्य वित्त मंत्री है वो इस काउंसिल का मेंबर होता है। क्या होता है? वो मेंबर होता है। और जो आप सोच रहे थे ना राज्य वाले वित्त मंत्री, वो सी पॉइंट में आते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स आर द मेंबर। मतलब हर राज्य सरकार के ऐसे मंत्री जो टैक्सेशन को डील करते हैं या वित्त फाइनेंस को डील करते हैं, या अगर इन दोनों को वो डील नहीं भी करते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उनको क्या कर रखा है? नॉमिनेट, कि भाई तुम काउंसिल की मीटिंग में जाया करो। जैसे गहलोत साहब कई बार खुद भी चले जाते हैं क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर है, जा ही सकते हैं। कभी कभी वो अपने किसी भी कैबिनेट मंत्री को काउंसिल की मीटिंग में भेज देते हैं, है ना, जो फाइनेंस को जानता है, टैक्सेशन को जानता है। भाई इतने सारे मंत्री में से थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होते ही हैं, बाकी तो आपको पता ही है कितने पढ़े लिखे होते हैं। तो जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं भाई, उनको वहां भेजा जाता है। मतलब वो कोई भी हो सकते हैं राज्य के मंत्री, वो फाइनेंस वाले भी हो सकते हैं, वो टैक्सेशन वाले भी हो सकते हैं, या वो कोई एनी अदर मिनिस्टर भी हो सकते हैं, बशर्ते कि उनको नॉमिनेट किया हो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने काउंसिल की मीटिंग में भाग लेने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों, तो सोचो कितने सारे मंत्री वहां इकट्ठे हो जाते होंगे काउंसिल की मीटिंग में। तो सर उनके तो बहुत मजे होते होंगे, वहां चाय पानी नाश्ता होता होगा। बिल्कुल होता है, लेकिन वो कोई नाश्ता करने थोड़ी जाते हैं वहां पर भाई साहब बैठकर मीटिंग होती है, लड़ाई करनी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्योंकि अभी आज के समय पर देखो तो उसमें बीजेपी वाले ज्यादा होते होंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार ज्यादा है भाई, केंद्र में भी है और बहुत सारे राज्यों में भी है, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं वहां। कांग्रेस के तो कोई 2 स्टेट हैं तो वही जाते हैं, बस 1-2 स्टेट में आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं। तो सारे विपक्ष वाले उधर लड़ाई लड़ते हैं कि भाई नहीं जीएसटी में ये डिसीजन होना चाहिए, वो कहते होंगे ये होना चाहिए। तो फिर सर फाइनल कैसे होता है, मतलब भाई क्या करें? तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहां पर फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है, और वो डिसीजन जो लिया जाता है ना, वो वोटिंग करवा के लिया जाता है। वोटिंग, इसके लिए पता है क्या होती है? वोटिंग होती है। तो सर वोटिंग कैसे होती है अभी समझाता हूं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखो, द मेंबर्स of GST Council shall as soon as may be choose the members of GST Council shall as soon as may be choose one among themselves to be the vice chairman of council for such period as may decide। भाई जो केंद्रीय वित्त मंत्री है देखो, वो तो हमेशा चेयरपर्सन रहेगा इसका, जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है तो वो होंगी, इससे पहले कौन थे? जेटली साहब थे तो जेटली जी थे, इससे पहले प्रणब मुखर्जी साहब थे तो प्रणब मुखर्जी साहब थे। जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री है वो तो इसका क्या रहेगा? चेयरपर्सन। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं, बाकी मेंबर्स कौन कौन है? एक तो यूनियन जो स्टेट मिनिस्टर है वो, और एक राज्य के सारे मिनिस्टर्स। ये सारे मेंबर मिलकर तय कर लेते हैं कि हम में से ही कोई एक इस काउंसिल का क्या होगा? वाइस चेयरमैन। क्या होगा? तो ये वाइस चेयरमैन बनाने की जिम्मेदारी किस पर छोड़ दी गई है? मेंबर्स पर, कि मेंबर आपस में ही तय कर ले कि वो किसे काउंसिल का वाइस चेयरमैन बनाना चाहते हैं, और वो उन्हीं में से कोई एक होता है। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना भाई, उन बच्चों में से एक को मॉनिटर बना देते हैं, ऐसे इनमें एक मॉनिटर बना देते हैं, उसका नाम है वाइस चेयरमैन। अच्छा, इसका पीरियड क्या होता है? बोले वो भी लॉ में नहीं है, वो काउंसिल खुद ही डिसाइड कर लेती है भाई उसका पीरियड 2 साल रहेगा, 4 साल रहेगा, 6 साल रहेगा। हाँ, तो ये सारी बातें इसलिए जानना जरूरी है भाई, नॉलेज भी हो
और कभी भूले भटके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू टाइप, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो अब तीसरी जो बात है ना जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरम। लिख लो, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसके लिए कोरम होता है, कोरम। कोरम क्या होता है, पहले तो कोरम लिख लो कि डिसीजन तभी होगा जब इतने मेंबर वहां पर होंगे, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल shall form quorum at its meeting। अब जैसे मान लो काउंसिल ने मीटिंग बुलाई, अब मीटिंग में देखो 31 तो स्टेट के होंगे जो मंत्री होंगे, 31 तो वो होंगे, क्योंकि आपको पता है ना जीएसटी में 31 स्टेट माने गए हैं, और एक केंद्रीय वित्त मंत्री होगा 32, और एक केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होगा, तो 33 जने हो गए, ठीक है। अब 33 का आधा कितना होता है, 16.5 होता है, तो 16.5 तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब 17 लोगों का होना मिनिमम जरूरी है, हाफ से ज्यादा हो गए ना, तो 17 लोग जब तक नहीं होंगे तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अभी मैं डिसीजन लेने की प्रणाली नहीं बता रहा, अभी तो मैं बता रहा हूं भाई मिनिमम कितनी संख्या होनी चाहिए। क्वारम का मतलब होता है अगर इतने लोग होंगे तो ही मीटिंग जो है वो मान्य होगी, अन्यथा वो मान्य नहीं होगी। मतलब मीटिंग के अंदर ऐसा नहीं भाई 5 लोगों ने बैठकर डिसीजन ले लिया, 5 लोग ही आए मीटिंग में, ऐसा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के आधे से ज्यादा या मिनिमम आधे होना जरूरी है। तो अब 16.5 तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब 17, भाई ऐसा तो होगा नहीं कि 16 आदमी और एक आधा कटा हुआ, तो 17 लोग होंगे ना, तो 17 लोग मिलकर क्वारम बनाएंगे। क्वारम का मतलब अब मीटिंग हो सकती है, अन्यथा मीटिंग हो ही नहीं सकती। तो क्वारम का मतलब होता है भाई मीटिंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स कितनी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लिख लो डिसीजन। अब आते हैं डिसीजन पर, क्वारम को डिसीजन मत मान लेना, डिसीजन बाई 3/4 मेजॉरिटी। ये जो डिसीजन लिए जाते हैं ये कितनी मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, 3/4। भाई पहले तो आधे मेंबर होना जरूरी है, देखो अब आधे मेंबर हो गए या आधे से ज्यादा हो गए, तो उन सब में 3/4 अगर मेजॉरिटी जो बोलेगी वो डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये डिसीजन मेजॉरिटी कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो यहां पर। क्या इसमें लिख लो, एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन, every decision of GST council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of members present and voting। तो ये जो 3/4 आप लेते हो ये किसका लेते हो, ये 3/4 जो आप लेते हो वो किसका लेते हो, वेटेड वोट्स का। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये वेटेड वोट्स का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटेड वोट्स। तो वेटेड वोट भी समझा देता हूं मैं, थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए जा रहा हूं भाई क्वेश्चन बन सकता है। तो 3/4 तो समझ में आ गया भाई, जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे जो वोटिंग के लिए वहां पर रेडी हैं उनमें से 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन 3/4 किसका, मेंबर्स का नहीं, वेटेड वोट्स का। अब ये वेटेड वोट क्या है,
इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप वेटेड वोट का मतलब लिखो वोटिंग पावर। वोटिंग पावर कैसे डिसाइड होती है लिख लो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी होती है 1/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट, टोटल वोट कास्ट। और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, उसकी होती है 2/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट। इसका मतलब समझने की कोशिश करो। अब जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री है तो वो तो एक ही है, और केंद्र का जो राज्य वित्त मंत्री है वो भी एक ही है, तो ऐसे केंद्र के आदमी तो 2 ही हुए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? केंद्र के आदमी कितने हुए? 2। लेकिन अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य के तो 31 हो गए। तो ऐसे तो देखा जाए तो हमेशा राज्य का पलड़ा ही भारी रहेगा। अगर मैं टोटल नंबर्स को बेस बनाऊं तो ऐसे तो हमेशा भारी किसका रहेगा पलड़ा? राज्य का। मतलब जो राज्य वाले चाहेंगे वैसे होगा। तो कानून में ये लिखा गया कि भाई केंद्र का जो पलड़ा रहेगा वो टोटल वोट कास्ट का 1/3 रहेगा। कितना रहेगा? 1/3। हाँ, 1/3 रहेगा। मतलब ये जो 2 जने वोट देंगे ना, ये 2 जने जो वोट देंगे ये एक तरह से 33.33% के बराबर वोट देंगे, और ये जो 31 जने वोट देंगे ये देंगे 66.667 के बराबर। मतलब इनके वोट को वेटेड किया जाएगा। जैसे वोट तो 2 ही डले, लेकिन वो जो 2 वोट हैं उनका जो वेट होगा वो 33.33% के बराबर होगा, और जो 31 वोट डले उनका जो वेटेज होगा वो 66%, मतलब 2/3 के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? अब इसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। 3/4 क्या चाहिए? मेजॉरिटी। अब 3/4 किसका? वेटेड वोट का। वेटेड वोट का क्या चाहिए? 3/4। तो इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि भाई वेटेड वोट 100 है तो मुझे 3/4 का मतलब 75 चाहिए, तो डिसीजन हो जाएगा भाई रेट बढ़ानी है या कम करनी है या एग्जम्पशन देनी है या नहीं देनी है। तो 75 जहां पर हो जाएगा वहां डिसीजन हो गया। तो इसका मतलब अगर केंद्र तैयार है तो देखो 75 में से 33.33 तो केंद्र का अपना अकेला ही हो गया। तो उनको राज्य का बस कितना सा चाहिए? एक बार मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। भाई 75% पर मेजॉरिटी है, तो 75 में से 33.33 तो अकेला केंद्र का ही है। तो इसका मतलब राज्य का मात्र कितना चाहिए? 41.67। मतलब ये जो 66 पॉइंट है ना, इसमें से अगर 41.67 का वेट केंद्र के साथ हो जाए, अगर इतना वेट हो जाए केंद्र का, केंद्र के साथ अगर इतने लोग राज्य वाले मिल जाएं, तो बोलो डिसीजन केंद्र के फेवर में हो जाए या नहीं हो जाए? अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, देखिए आप सही जवाब देते हो क्या। मान लो सारे राज्य एक हो जाएं कि नहीं भाई हम तो अपने अकॉर्डिंग करवाएंगे डिसीजन, तो क्या सारे राज्य मिलकर सारे वहां प्रेजेंट हो गए, एक भी एब्सेंट नहीं है, तो क्या ये सारे मिलकर कोई डिसीजन ले सकते हैं कि भाई केंद्र तू तेरा पढ़ा रहे ले, हम डिसीजन खुद ही करवा लेंगे? इधर नहीं करवा सकते, क्योंकि सारे मिल भी जाएंगे तो भी 66.67% ही होगा, और जो क्लियर करवाना है उसके लिए 75% होना जरूरी है। इसका मतलब ये तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर केंद्र ना चाहे तो बोलो जीएसटी में कोई भी निर्णय नहीं हो सकता। मतलब केंद्र की स्वीकृति तो जरूरी है। अगर सारे राज्य मिल भी जाए ना तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे अगर मान लो केंद्र में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार है तो 33 तो उनका अपना अलग हो ही गया, और थोड़ा बहुत 41 के आसपास अगर उनकी राज्य में सरकार है या कोई सरकार उनको सपोर्ट कर रही है तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करवा सकते हैं? डिसीजन। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर टेकिंग डिसीजंस। ऐसा नहीं होता है कि 31 राज्य के हो गए
2 केंद्र के हो गए तो भाई 33 में से जो 3/4 बोलेंगे वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो फिर केंद्र के तो बेचारे हमेशा 2 ही रहेंगे। तो यहां पर वेटेड वोट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मतलब 2 जने वोट देंगे लेकिन उस वोट की जो पावर होगी वो 33.33 होगी। उधर 31 जने वोट देंगे, दिखने में वो बहुत ज्यादा है लेकिन जो उनके अंदर की पावर है वो 66.66 है। जैसे होता है ना, कुछ बच्चे दिखने में 1 लगते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई की पावर इतनी होती है कि वो 15 जनों की जितनी पढ़ाई कर लेते हैं। और कुछ ऐसी भीड़ होती है कि वो दिखने में 100 लगते हैं लेकिन वो 10 के बराबर भी पढ़ाई नहीं करते। तो ये वेटेड वोट का खेल है डियर। किसका खेल है? वेटेड वोट का। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? तो मिनिमम क्वारम कब होगा? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के हाफ का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर हाफ से कम प्रेजेंट रहते हैं तो फिर मीटिंग एक तरह से कैंसिल मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये लो 10 आदमी इकट्ठे हो गए, लो जी मीटिंग कर लो, डिसीजन पास करो, नहीं, ऐसे नहीं होता है। फिर दूसरी बात है, डिसीजन लेने के लिए जो प्रेजेंट मेंबर हैं, सारे नहीं, जो प्रेजेंट मेंबर हैं उनका वेटेड वोट निकाला जाता है और वेटेड वोट का 3/4 जहां आ जाएगा वहां डिसीजन हो जाएगा। वेटेड वोट के लिए सेंट्रल का हिस्सा रहेगा 33.33 और जो राज्य हैं उनका हिस्सा रहेगा 66.667, मतलब 2/3। समझ में आ रहा है? चलो, तो मैं जहां तक समझता हूं कि एक तरह से अगर वैसे देखा जाए ना इंटरनली, तो जैसा केंद्र चाहेगा ना वैसा हो जाता है। केंद्र डिसीजन करवा ही लेता है, क्योंकि केंद्र की अगर खुद की सरकार है तो राज्यों में भी कहीं ना कहीं तो उसकी सरकार होंगी, और जहां नहीं भी होंगी तो कुछ उसको सपोर्ट कर देंगे। तो एक तरह से उसको कितना चाहिए? 41 ही तो चाहिए, तो वो करवा लेता है। हाँ, तो थोड़ा सा अगर दबदबा देखा जाए तो केंद्र का ही ज्यादा है। ठीक है, रेवेन्यू बराबर मिलेगा, वो सब बात सही है, लेकिन जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उसमें दबदबा किसका होता है? केंद्र का ही ज्यादा होता है ना। और वो तो बट ऑब्वियस है, देखो बड़ा तो केंद्र ही रहेगा, राज्य तो बच्चे ही तो हैं छोटे, पप्पा तो केंद्र ही है। केंद्र चाहे जो कर ले, इनकम टैक्स का छापा डलवा दे, और बहुत सारी एजेंसीज हैं आपको पता है ना, ईडी का छापा डलवा दे, तो सारी पावर तो केंद्र के पास ही ज्यादा होती है। चलो, लास्ट की 2 चीजें और लिख लेते हैं, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैकग्राउंड वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। तो ये चीज अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये तो मैंने एवं ही आपको समझाने के लिए इलस्ट्रेशन दिया आपको। बाकी ये समझ में आया ना आपको? इज इट क्लियर? चलो, उसके बाद में लिखेंगे हम नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स। No act or proceedings of goods and service tax council. No act or proceedings of goods and service tax council shall be invalid merely by reason of ए पॉइंट लिख लो, any vacancy in or any defect in the constitution, any vacancy in or any defect in the constitution of the council or बी पॉइंट लिख लो, any defect in the
अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ए member of the council, और सी पॉइंट लिखो, एनी procedural irregularity of the council not affecting the merits of the case, तो कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोसीडिंग, एक्ट का मतलब वो कानून वाला एक्ट नहीं, एक्ट का मतलब है काम, जो कार्य हम करते हैं उसको भी तो एक्ट बोलते हैं ना। तो कोई भी एक्ट या कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी काम जो जीएसटी काउंसिल करती है उसको इनवैलिड नहीं माना जा सकता। क्या नहीं माना जा सकता? इनवैलिड नहीं माना जा सकता। इस रीजन से इनवैलिड नहीं माना जा सकता, पहला पॉइंट है कि काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वैकेंसी है, मतलब वाइस चेयरमैन का पद खाली पड़ा है ना, या अभी कुछ मेंबर्स जो हैं उनका पद खाली पड़ा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई काउंसिल ने जो डिसीजन लिए हैं वो इनवैलिड हो गए, क्योंकि काउंसिल पूरी थी नहीं, उसके अंदर एक पद खाली पड़ा था। ऐसा कहकर आप काउंसिल के डिसीजन को इनवैलिड नहीं मान सकते, ये पहले ही लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात, एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल, काउंसिल में किसी को मेंबर बनाया गया, मेंबर कौन होते हैं आप जानते हो, मंत्री लोग होते हैं। अब किसी मंत्री को मेंबर के रूप में अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन उसके अपॉइंटमेंट में कोई प्रोसीजरियल कमी रह गई, जो अपॉइंट करने का जो तरीका होता है उसमें जो प्रोसीजर होता है, कोई किसी भी आदमी को जब आप अपॉइंट करते हो तो कोई ना कोई प्रोसीजर होता है, अब उस प्रोसीजर में कोई खामी रह गई। अब आप कह रहे हो जी काउंसिल ने जो डिसीजन लिया था ना वो गलत था, क्योंकि उसमें जो मेंबर बैठे थे उनमें से एक दो मेंबर ऐसे थे जिनका अपॉइंटमेंट सही नहीं हुआ था, तो आप ये कहकर काउंसिल के डिसीजंस को इनवैलिड करार नहीं दे सकते। समझ में आ रही है बात? तीसरी बात है, एनी प्रोसीजरियल इररेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। इसका मतलब ये होता है कि जो काउंसिल है, उस काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया, कोई निर्णय लिया, और उस निर्णय में कोई प्रोसीजरियल इररेगुलरिटी रह गई। प्रोसीजरल इररेगुलरिटी का मतलब है कि कहीं फॉर्म भरना पड़ता होगा, कोई कागज बनाना पड़ता होगा, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता होगा, उसमें कोई कमी रह गई, कोई साइन नीचे करने से रह गया, हो जाता है कई बार बाई मिस्टेक, भाई सभी मेंबरों ने साइन किए, किसी एक ने मेंबर के साइन नहीं हो पाए। हाँ, जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है उसके मेरिट्स को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब काउंसिल रेट को कम ज्यादा कर रही है, सपोज करो 18 की रेट को 28 कर रही है, या 28 की रेट को 18 कर रही है, लेकिन उसमें गुड्स का नाम ही नहीं लिखा, भाई वो कौन सा गुड्स था, तो ये डिसीजन तो इनवैलिड है ही, क्योंकि आपने अपने डिसीजन में यही नहीं लिखा कि कौन से गुड्स के लिए कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी कमी हो गई, तो ये डिसीजन तो इनवैलिड माना ही जाएगा, क्योंकि मेरिट्स ऑफ द केस ही हो गया यहां पर, तो क्योंकि वो तो उसके मेरिट को इफेक्ट करेगा। भाई जिस पर डिसीजन लिया गया उसका नाम तो लिखते। हाँ, आपने नाम वाम सब लिखे हैं, रेट कम ज्यादा सब लिखी है, कोई कागज में कमी रह गई, कोई लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ऐसी चीजों के बेसिस पर आप डिसीजंस को इनवैलिड नहीं मान सकते। तो ये एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन बन के आ सकता है, 2 नंबर का एमसीक्यू बेस बनकर आ सकता है। तो ये वो रीजन होते हैं जिनके आधार पर आप
काउंसिल के डिसीजंस को इनवैलिड करार नहीं दे सकते कि काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, काउंसिल में जो मेंबर लोग हैं उनके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, या काउंसिल ने कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी कर दी है। हां, अगर वो मेरिट्स ऑफ द केस को इफेक्ट कर रही है तो बात अलग है। तो आई थिंक दोस्तों ये वाली बात समझ में आई होगी आप लोगों को। इस बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि काउंसिल का तो डिसीजन ही गलत है, हम तो डिसीजन को ही सही नहीं मानते, हम तो निर्णय को ही गलत मानते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, लास्ट पॉइंट और लिख लो, द गुड्स, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो, द जीएसटी काउंसिल, द जीएसटी काउंसिल shall establish, shall the GST council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute The GST Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute. पहला लिख लो, between central government and one or more states. The council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute. पहला लिख लो, between central government and one or more states. दूसरा लिख लो, between central government and any state or states on one side and one or more states पहले लिख लो फिर समझाता हूं। one or more states on the other side, और सी पॉइंट लिख लो, between two or more states arising out of the recommendations of the council or implementation thereof. तो काउंसिल जो होती है भाई, जीएसटी काउंसिल शैल इस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा इस आर्टिकल में, जो 279 ए आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, इसमें ये कहा कि जो काउंसिल होती है ना, ये काउंसिल एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगी। क्या तैयार करेगी? मैकेनिज्म तैयार करेगी टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। आपस में अगर कभी लड़ाई हो जाए या ऐसा मौका आ जाए कि लड़ मरे बुरी तरीके से, टेबल चेयर फेंक दे एक दूसरे पे, सर्वर फोड़ दे, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं हमारे देश में, कई बार हुई हैं, संसद में भी होती है। आपने देखा होगा कि कितने गंदे तरीके से कानून पास होता है, पेपर बिल वगैरह सब फाड़ दिए जाते हैं, उनको उड़ा दिया जाता है, वहाँ पर टेबल चेयर लात घूंसे पड़ जाते हैं कई बार अंदर, बहुत घमासान होता है देश में। तो देश की पार्लियामेंट विधानसभाओं में ऐसे केस कई बार हुए हैं।
तो कभी कभी काउंसिल की मीटिंग में भी ऐसा हो सकता है कि भाई लड़ाई दंगा हो जाए, तो उसको सुलझाने का तरीका कौन डेवलप करेगी? काउंसिल। अब लड़ाई कैसे हो सकती है, डिस्प्यूट कैसे हो सकता है? पहला पॉइंट है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब एक तरफ तो सेंट्रल है, दूसरी तरफ या तो एक राज्य है या एक से ज्यादा राज्य हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच में टकरार बन रही है, केजरीवाल जी ने मोर्चा खोल दिया। दूसरा पॉइंट है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड। मतलब केंद्र एक साइड हो गया, 4-5 राज्य एक साइड हो गए, यूपी, गुजरात, ये सब साइड में हो गए, क्योंकि ये इन्हीं के ही बीजेपी वाले हैं ये। तो बीजेपी वाले सारे स्टेट एक तरफ हो गए, सेंट्रल एक तरफ हो गया, और दूसरी तरफ कौन हो गए? वन और मोर स्टेट ऑन अदर साइड। जैसे राजस्थान एक तरफ हो गया, है ना, दिल्ली राज्य एक तरफ हो गया, ये एक तरफ हो गए, पंजाब एक तरफ हो गया, उधर ममता बनर्जी है, वेस्ट बंगाल, ये सब एक साइड हो गए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो मतलब सेंट्रल अकेला नहीं है, सेंट्रल के साथ में कुछ स्टेट भी खड़े हैं और दूसरी तरफ दूसरे स्टेट खड़े हैं, तो उनमें कोई घमासान हो जाए। या तीसरा पॉइंट है बिटवीन टू और मोर स्टेट। मतलब केंद्र को कोई मतलब नहीं है, राज्य आपस में लड़ लिए। आपस में कौन लड़ लिए? राज्य, 2 या 2 से ज्यादा। तो ऐसे में उसका जो मैकेनिज्म होगा एडजुकेट करने का, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, वो कौन डेवलप करेगी? काउंसिल करेगी। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताई कि आपको डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करना है, ये किस पर छोड़ दिया? काउंसिल पर। तो लड़ाई किस में होगी? केंद्र में होगी, राज्यों में होगी। एक तरफ केंद्र और राज्य होंगे, दूसरी तरफ दूसरे राज्य होंगे। या लड़ाई किस में होगी? 2 या 2 से अधिक राज्यों में होगी। तो उस लड़ाई को रिजॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है वो कौन डेवलप करेगी? काउंसिल डेवलप करेगी। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको यहां पर बताई गई है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो ये हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है उसके नोट्स यहां पर क्या हो जाते हैं भाई? कंप्लीट हो जाते हैं। ये सारे नोट्स हमारे यहां पर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो भाई तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? सर हम कैसे पूछे, आप तो हमारे से बहुत दूर हो। अरे व्हाट्सअप है ना, उस पर पूछ लो, फ़ोन करके पूछ लो, और अगर जयपुर के आसपास या जयपुर में रहते हो तो आके पूछ लो भाई, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरे में इतनी शक्ति तो है नहीं कि आप सोचो और मैं वहीं अवतरित हो जाऊँ आपके सामने, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि भाई आपने जैसे ही मुझे याद किया तो मुझे स्मरण हुआ कि भाई कोई स्टूडेंट मुझे याद कर रहा है और मैं सीधा वहाँ प्रकट हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता। तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लो, कॉल कर लो, अगर आप जयपुर में लोकल रहते हो तो आके पूछ लो। इससे ज़्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, है ना? तो चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसका एक रिवीजन करवाऊंगा। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, वैसे तो मैं क्या क्वेश्चन क्लास के साथ ही करवाता हूं, लेकिन बेसिक चैप्टर था, इसमें क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो वो मैं एक साथ करवा रहा हूं। बाकी अब अगले चैप्टर से आप देखोगे ना, तो जैसे जैसे टॉपिक होगा उसके क्वेश्चन उस टॉपिक के साथ ही हो जाएंगे, ताकि बाद में ऐसा नहीं हो भाई सारे क्वेश्चन एक साथ करवा दिए। तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल था तो इसमें मैं एक साथ ही करवाऊंगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी कहानी नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर एक बार क्वेश्चंस को देख लेंगे, क्योंकि सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, राइट? चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बेसिक चैप्टर का रिवीजन जीएसटी के अंदर। और ये जो रिवीजन है ये आप लोगों के लिए बहुत काम का रहेगा जब लास्ट डेज में आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, या आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से भी फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी सुनते जाइएगा। पहला पॉइंट है कि भाई जीएसटी आने से पहले हमारे देश में मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, सर्विस टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था। तो उन सबको इम्प्लीमेंट, उन सब की जगह रिप्लेस करके एक नया कानून लाया गया जीएसटी। पहले गुड्स पर लगने वाले टैक्स अलग होते थे, सर्विस पे लगने वाले टैक्स अलग होते थे। बाद में
एक कंबाइंड लॉ बनाया गया जिसको बोला गया जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी बात, पहले टैक्सेबल इवेंट भी अलग अलग हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग अलग होती थी, ट्रेडिंग अलग होती थी, सर्विस अलग होती थी। अब सारे चीजों को मिलाकर एक टैक्सेबल इवेंट बना दिया गया है, सप्लाई। तो आप जब भी जीएसटी की बात करोगे तो क्या होना जरूरी है, सप्लाई होना जरूरी है। तीसरी बात, पहले असेसी भी अलग अलग होते थे, सर्विस प्रोवाइडर अलग होता था, मैन्युफैक्चरर अलग होता था, ट्रेडर अलग होता था। अब उन सबकी जगह एक ही नाम कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन। पहले 3 तरह के ट्रांजैक्शन होते थे, अब 2 तरह के होते हैं। इंट्रा ट्रांजैक्शन होता था, अभी भी इंट्रा ही बोलते हैं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट, विद इन अ यूटी। पहले इंटर होता था और एक इंटरनेशनल होता था। जीएसटी आने के बाद इंटर और इंटरनेशनल को इंटर ही बोला जाता है। इंटर का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट और आउटसाइड द यूटी, आउटसाइड द स्टेट और आउटसाइड द यूटी और आउटसाइड द कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट, राइट। तो एक फटाफट से चार्ट बनाया था मैंने गुड्स एंड सर्विस का, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे। गुड्स एंड सर्विस का क्या होना जरूरी है, सप्लाई होना जरूरी है। जब तक सप्लाई नहीं होगी दोस्तों आप जीएसटी की बात नहीं करोगे। ट्रांजैक्शन 2 तरह के होते हैं, इंट्रा होता है, इंटर होता है। इंट्रा पर सी और एस जीएसटी लगाया जाता है, जिसमें अगर यूटी है तो वहां एस की जगह आपको यूटी लगाना है। जितना सीजीएसटी लगेगा उतना ही एस और यूटी जीएसटी लगेगा, याद रखना। यूटी जीएसटी को हमेशा स्टेट के बराबर मानना, वरना आपसे गलती हो जाएगी। सीजीएसटी सेंट्रल के पास जाएगा, एसजीएसटी स्टेट के पास जाएगा। यूटी जीएसटी भी सेंट्रल के पास जाता है, लेकिन उसका जो फंड है वो हमेशा अलग होता है। हमारे देश में सीजीएसटी एक्ट 2017 बनाया गया, जिसमें अराउंड 174 सेक्शंस हैं, पूरे देश में एक ही कानून है। हमारे देश में एसजीएसटी कानून 31 बनाए गए, और लाइन टू लाइन मिला लो, वर्ड टू वर्ड मिला लो, जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है वही सारी तमाम बातें एसजीएसटी एक्ट में लिखी गई हैं। दूसरी तरफ होता है इंटर ट्रांजैक्शन। इंटर का मतलब होता है जब राज्य के बाहर होता है, यूटी के बाहर होता है, या एक राज्य से दूसरी यूटी में होता है, या कंट्री के बाहर होता है, तो वहां आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट टैक्स के बराबर होता है, टोटल के बराबर। ये पूरा का पूरा पैसा एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि कंज्यूमिंग स्टेट कौन है, लास्ट में वो कंज्यूमिंग स्टेट को उसका हिस्सा क्या कर देती है, ट्रांसफर। अच्छा, यहां पर भी हमारे देश में आईजीएसटी एक्ट बनाया गया है 2017, बहुत बढ़िया। इंडिया में 28 स्टेट हैं, सबको पता है, इंडिपेंडेंट है, ओन लेजिस्लेशन है, और 8 यूटी हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, 8 यूटी में से 3 के नाम याद रखना, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 वो हैं भाई जो हैं तो यूटी, लेकिन आपको पता है ना इनका चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पर विधानसभा है, इनको कुछ पावर स्टेट के भी दिए हुए हैं। तो जब आप जीएसटी में स्टेट की बात करते हो तो 28 मत बोला करो, 31 बोला करो। जीएसटी में 31 स्टेट जो है माने गए हैं, राइट, और यूटी कितने माने गए हैं, 5। तो 5 जो यूटी हैं भाई, वहां पर राज्य सरकार नहीं है, वहां केंद्र का शासन है। दोस्तों जीएसटी कानून 2017 में आया था, लेकिन राज्यों को प्रॉब्लम थी जीएसटी कानून से। उनको लगता था कि जीएसटी आने से हमारा पुराना रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एक लॉलीपॉप दी। उस लॉलीपॉप का नाम क्या था, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017, कि भाई जो भी नुकसान होगा केंद्र राज्यों को देगा। और अभी भी बहुत सारे राज्य चिल्ला रहे हैं कि 2017 से आज 2022 आ गया, हमारा कॉम्पनसेशन आज तक केंद्र ने नहीं दिया। तो मैं तो उसको लॉलीपॉप ही बोलूंगा, क्योंकि अभी मिला नहीं ना राज्यों को। चलो, 2017 में कानून पास हुए जीएसटी के, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कानून 2017 में तब बना जब पहले 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसमें नई पावर्स को जनरेट किया गया, पुरानी पावर्स को एलिमिनेट किया गया, और कुछ क्लैरिफिकेशंस यहां पर डाले गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दोस्तों यहां पर एक क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है, इनपुट पर जितना टैक्स देते हो उसकी आउटपुट के टैक्स में से आपको क्रेडिट मिलती है, मतलब उसको आप एडजस्ट करते हो। तो यहां पर 3 तरह के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, एस और यूटी जीएसटी होता है। सीजीएसटी का क्रेडिट आपको सीजीएसटी से मिल जाता है, आईजीएसटी का क्रेडिट आपको आईजीएसटी से मिल जाता है, और जो एस और यूटी जीएसटी है उसका क्रेडिट आपको एस और यूटी जीएसटी से मिलता है। और लेकिन दोस्तों सी और एस आपस में नहीं मिलते हैं।
जो आई होता है वो इनमें समझौता कराता है, क्योंकि आई किसके बराबर है, सी और एस के बराबर, तो आई की क्रेडिट सी और एस के काम आ जाती है, सी और एस की क्रेडिट आई के काम आ जाती है। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाया था शानदार तरीके से। अगर आपको हमारी फुल क्लास का एक्सेस चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर देखिए, पूरी रेगुलर क्लास है, आप डेमो देख सकते हैं और रियली आपको मज़ा आएगा, क्योंकि हम सारे नोट्स क्लास के अंदर ही बनवाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा एक मैप बताऊंगा कि ये जो जीएसटी कानून है, ये 2004 से इसकी बात चालू हुई थी, जब विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। 2015 में लोकसभा में बात उठी, राज्यसभा में 2016 में। 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, प्रेसिडेंट ने उसको एक्सटेंड दिया। फ्रांस जो था, फ्रांस वो पहला कंट्री था जीएसटी को इंप्लीमेंट करने वाला इन 1954। आज हमारे वर्ल्ड में 160 कंट्रीज हैं जो जीएसटी को फॉलो कर रहे हैं, जिनमें से इंडिया भी एक है। पुराने सिस्टम में सर क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग थी। जो लोकल टैक्सेस होते थे उनका क्रेडिट नहीं मिलता था, तो उससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। एक्साइज का क्रेडिट वैट से नहीं मिलता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कभी कभी डबल टैक्सेशन हो जाता था, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो खाने पर वैट भी लग जाता था, सर्विस टैक्स भी लग जाता था। वैट और सर्विस टैक्स दो अलग अलग सरकार के टैक्स होने के कारण इंटीग्रेशन नहीं होता था। सैनवैट नहीं मिलता था मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद। जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? जीएसटी कोई नया कानून नहीं है। जीएसटी अगर देखा जाए तो वैट का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है? वैट का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें हर सप्लायर को क्रेडिट मिलती है, हर सप्लायर को, और जो अल्टीमेट बर्डन होता है ना, वो फाइनल कंज्यूमर पर होता है। इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं होता। 17 तरह के टैक्सेस को जीएसटी के अंदर जोड़ा गया है। उसमें सेंट्रल वाले टैक्सेस भी हैं, उसमें स्टेट वाले टैक्सेस भी हैं। मतलब ये वो टैक्सेस हैं दोस्तों जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। क्या दिया है? अपना बलिदान दिया है। तो ये सारे टैक्सेस के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। ये एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ सकते हैं। जीएसटी का बेनिफिट क्या है? बहुत बेनिफिट है। पूरे के पूरे देश को एक मार्केट बना दिया, जो कैस्केडिंग इफेक्ट था उसको खत्म कर दिया, मल्टीपल टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया, इंडिया में एक जो मेक इन इंडिया मोदी जी का विजन था उसको बूस्ट कर दिया, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। जब आप जीएसटी कानून पढ़ते हो ना, तो वहां पर दो तरह की लिमिट्स आती हैं। एक को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, मतलब ये वो लिमिट होती है थ्रेशोल्ड जहां तक आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाना पड़ता। ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एक होती है कॉम्पोजिशन स्कीम, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा लेकिन लॉ आपके लिए सिंपल रहेगा, आपको ज्यादा भारी भरकम काम नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद मैंने इलस्ट्रेशंस करवाए थे क्लास में, और ये इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है करना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 की कुछ बातें मैंने आपको बताई क्लास में। एक तो मैंने जीएसटी का मतलब समझा है कि जीएसटी वो टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है या बोथ की सप्लाई पर लगता है, लेकिन ध्यान रखना शराब को छोड़ देना। जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। सर्विस वो होती है जो गुड्स नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पर पार्लियामेंट को भी पावर होती है और स्टेट को भी पावर होती है कानून बनाने की। लेकिन जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं, इंटर स्टेट, वहां पर केवल और केवल जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 279A में ये लिखा गया है कि 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाएगी। कब से लगाएगी वो डेट वो अनाउंस कर देगी। टोबैको आइटम पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है और जीएसटी भी लगाती है, और लगाती है, लगा सकती है नहीं, लगाती है। 269A में ये लिखा हुआ है कि जब जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर जो आईजीएसटी लगेगा उसको कलेक्ट करने का जो पावर होगा वो किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूनियन और स्टेट के अंदर क्या करेगी? डिवाइड करेगी। इसके अलावा एक काउंसिल बनाई जाएगी जो सबके हितों का ध्यान रखेगी। उसमें सेंट्रल के भी लोग होंगे, उसमें स्टेट के भी लोग होंगे, उसमें डिसीजंस लिए जाएंगे। किन चीज़ों पर डिसीजन लिए जाएंगे? रेट पर डिसीजन लिया जाएगा, एग्जम्पशन पर डिसीजन लिया जाएगा। जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की, कॉम्पोजिशन की,
उस पर डिसीजन लिया जाएगा। जो भी जीएसटी का कानून है उसमें जो रूल्स हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, उन पर डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। काउंसिल में कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होता है। जो हमारा स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसका मेंबर होता है। सभी राज्यों के जो मंत्री होते हैं, एक एक मंत्री हर राज्य से आता है, वो इसका मेंबर होता है। डिसीजन जो होता है, वाइस चेयरमैन कोई भी एक बन सकता है उन मेंबर में से, वो लोग अपने आप डिसाइड करते हैं। मिनिमम आधे लोगों का होना जरूरी है क्वारम बनाने। क्वारम का मतलब मीटिंग तभी हेल्ड मानी जाएगी। अच्छा, आधे जने अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर डिसीजन जो होता है वो 3/4 मेजॉरिटी से होता है। 3/4 किसका होता है? वेटेड वोट्स का। वेटेड वोट का मतलब होता है केंद्र के जो वोट होते हैं वो 1/3 माने जाते हैं और राज्य के जो वोट हैं वो 2/3 माने जाते हैं। ठीक है, तो केंद्र अगर चाहे तो कोई भी कानून पास करा सकता है, लेकिन अकेले दम पर सारे राज्य मिलकर कानून को पास नहीं करा सकते, कानून में चेंज नहीं कर सकते। काउंसिल जो होती है उसके डिसीजंस हमेशा वैलिड होते हैं। केवल आप इस आधार पर डिसीजंस को इनवैलिड नहीं कर सकते कि काउंसिल को जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो उसमें कोई डिफेक्ट था, या जो मेंबर था उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था, या कोई इररेगुलरिटी थी। तो इस बेसिस पर आप जो है क्या नहीं कर सकते भाई, काउंसिल के डिसीजंस को इनवैलिड नहीं कर सकते। इसके अलावा काउंसिल का एक काम और होता है कि जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है केंद्र के बीच में, राज्य के बीच में, या दो राज्यों के बीच में, या एक तरफ केंद्र और राज्य हो गए, दूसरी तरफ बाकी के राज्य हो गए, तो उनके बीच में जो लड़ाई वगड़ा होती है उसको काउंसिल जो है उसको क्या करती है भाई, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो अभी मैंने रिवीजन करवाया है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से सारी बातें आपको क्विक रिव्यू यहां पर हो गई होंगी। अब हम एक काम करते हैं, एक बार देख लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि भाई यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, लेकिन मुझे तो कराना पड़ेगा ना। तो सर ये क्वेश्चन बैंक हमें कहाँ से मिलेगा? दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक मेरी ऐप के ऊपर है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल सकते हो, है ना। बस अमित खांडल क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से मिल जाएगा। शानदार क्वेश्चन बैंक है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पर मैंने कवर कर रखे हैं, वेदर एग्जामिनेशन रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। चलो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि अगर इनको कर लिया ना, बस लाइफ जिंगा लाला। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। पहला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट जीएसटी अक्रू टू द इकोनॉमी। सोचो, इकोनॉमी को जीएसटी आने से क्या बेनिफिट हुए हैं। तो मैंने देखो सारे पॉइंट लिखवाए थे कि पूरा देश एक मार्केट बन गया है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, है ना। दूसरा क्या था? मेक इन इंडिया जो विजन है उसको इनिशिएट मिला है ना। इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी है। तो जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश खुशहाली और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। बहनों भाइयों, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेज आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर और भी कुछ आपके मन में आता है तो वो भी आप जोड़ सकते हो। तो ये थ्योरी क्वेश्चंस हैं, चांस कम होते हैं आने के, लेकिन इनको पढ़ने से आपके एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरा, with the help of examples how a particular transaction of goods and services tax simultaneously under CGST and SGST। तो एक एग्जाम्पल देकर बताओ जहां पर CGST भी लगे और SGST भी लगे। तो मैंने तो भाई बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए हैं आपको, तो आप उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि मान लो CGST की रेट 10% है और SGST की रेट भी 10% है और प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपया है, तो CGST भी 10 लगेगा और SGST भी 10 लगेगा। तो इसमें 10 रुपया तो जाएगा सेंट्रल के पास और 10 रुपया जाएगा स्टेट के पास। अच्छा, अभी क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर बाद में कह रहा है कि अगेन हमने उसकी सप्लाई कर दी फर्दर। सपोज अगेन रेट ऑफ CGST 10 है और SGST भी 10 है। एडवर्टाइजिंग कंपनी लोकेटेड इन मुंबई, एडवर्टाइजिंग सर्विस दी जा रही है किसी मैन्युफैक्चरिंग सोप कंपनी को, तो 100 रुपया पर फिर से GST लगेगा 10-10 रुपए का। लेकिन जो पहले वाला GST है उसकी क्या मिल जाएगी? क्रेडिट। लेकिन CGST की क्रेडिट CGST से ही मिलती है और SGST की क्रेडिट S से मिलती है, आपस में नहीं मिल सकती।
देखो ये लिखा भी है, इन अदर वर्ड्स CGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ SGST एंड SGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूज फॉर CGST। तो छोटे छोटे थ्योरेटिकल है। अब ऐसा नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड लिखना है, ऐसे कोई नहीं लिख सकता। जो बोलता है वो फालतू बातें करता है। एग्जामिनर भी इतना पागल नहीं होता कि वो आपके वर्ड को बिल्कुल मैच करेगा। मतलब जो की वर्ड्स हैं, जो मेन कंटेंट है, वो आपका आना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दो। बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ और होता है, आंसर कुछ और लिख कर आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनका आंसर गलत होता है, आंसर सही होता है, लेकिन वो उस क्वेश्चन का नहीं होता जो पूछा गया है, तो नंबर कैसे मिलेंगे, है ना। राम के बारे में पूछेंगे, आप सीता की बातें कर रहे हो, तो नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये एक बार आप चाहो तो पढ़ लेना, इसको कॉपी में लिखना जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन कॉपी में करने लायक नहीं है, इनको आप डायरेक्ट रीड भी कर सकते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वाई वॉज द नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग GST। बताओ, GST को आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज क्यों करना पड़ा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ही नहीं थी। बस इतना सा लिख दोगे या और भी लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आपको उसमें ये बताना पड़ेगा कि सेंट्रल के टैक्सेस अलग थे, स्टेट के टैक्सेस अलग थे। सेंट्रल वाले टैक्सेस पर केवल सेंट्रल का ही राइट था, स्टेट वाले टैक्सेस पर केवल स्टेट का ही राइट था। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, एक नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया, मैंने लिखवाया भी आपको कॉपी में। ठीक है, इससे सेंट्रल और स्टेट को मिलकर कानून बनाने की पावर मिली। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, पहले क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग से सोच लो क्या होना चाहिए। नहीं आता है तो नोट्स की कॉपी साथ है, उसमें से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मत सोचो कि अरे मेरे को याद क्यों नहीं आया। कॉपी है ना आपके पास, उसको खोल के देख लो, उससे दो फायदे होंगे। जब खोल कर देखोगे तो दो तीन चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, क्योंकि ढूंढोगे ना उसको कहाँ है कहाँ है। इसमें से डायरेक्ट पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। नोट्स की कॉपी में देखो कहाँ था, फिर उसको देखने के बाद अपना दिमाग लगाओ कि यही आंसर होना चाहिए क्या। फिर उस आंसर को जो आपने सोचा है उसको इससे मैच करो कि वो कितना मैच हो रहा है। जहां मैच नहीं हो रहा है, जहां आप गलत थे, वहां उसको हाईलाइट करो कि मैं इस पॉइंट पर क्या था, गलत था। ये मेहनत आपको साथ में ही करनी पड़ेगी। ये आपको अभी लिखना पड़ेगा कि यहां मैंने गलती की थी, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो तो पता चला ये सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ के जहां जहां गलती करी थी बस उनको देख लो एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। GST जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्या ये सही बात है भाई। जब कंज्यूम करेंगे तो ही फाइनल रेवेन्यू बुक होगा। डेस्टिनेशन बेस्ड है, और कौन से राज्य को मिलेगा, जो कंज्यूमिंग स्टेट होगा। तो इसमें यही समझाया गया है कि द स्टेटमेंट इज वैलिड। अब वैलिड क्यों है ये आपको समझाना पड़ेगा। जैसे इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि दिल्ली वाले ने हरियाणा में माल बेचा तो हरियाणा को रेवेन्यू मिलना चाहिए, दिल्ली को नहीं मिलना चाहिए। ऐसे आप चाहो तो दूसरे राज्य का नाम लिख सकते हो, ये नहीं कि हाय राम मैं तो दिल्ली की जगह राजस्थान लिख कर आ गई। अरे ऐसे नहीं होता है। तो अगर मान लो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको शुरू में बस ये एक लाइन लिखनी है और 2 लाइन में खत्म कर देना है। यही क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो ऊपर वाली लाइन तो आएगी ही आएगी, नीचे जो एग्जाम्पल है ये भी आपको देना है। ऐसे करना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने को आंसर लिखना पड़ता है। डिस्कस द वैलिडिटी लेविबिलिटी ऑफ GST और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग। बताओ भाई GST लगेगा या नहीं लगेगा। पहला, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नहीं लगेगा। क्यों, पावर नहीं है, मना कर रखा है कि भाई एल्कोहलिक लिकर को छोड़कर। ठीक है, तो ये देखो लिख दिया यहाँ कि इस पे नहीं लगेगा। इस पे वैट और CST जो पुराने लॉ हैं वो लगेंगे। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, अभी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अभी आप इस पे नहीं लगा सकते। ठीक है, इस पे भी पुराने लग रहे हैं। टोबैको, इस पे दोनों लगेंगे, इस पे दोनों लगेंगे। इस पे GST भी लगेगा, इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। देखो वही चीजें है ना जो मैंने लिखवाई थी आपको, वही आ रहा है क्वेश्चंस में। ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। ओपियम होता है भांग, इंडियन हेम्प होती है गांजा,
गंदे गंदी चीजें हैं, ये नाम सुने होंगे आपने, भांग, गांजा। नारकोटिक ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं, दवाई, नशीले जो पदार्थ होते हैं, नारकोटिक्स, तो इन पे जीएसटी लगता है क्या? ओपियम, इंडियन हैम्प, नारकोटिक ड्रग्स, बिल्कुल लगता है भाई, ये शराब थोड़ी है, टोबैको भी नहीं है, तो इन पे तो जीएसटी लगेगा, ये तो है ही जीएसटी के प्रीव्यू में। इनको कहाँ मना किया? तो बच्चों कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार ये मिलते जुलते हैं, हटा दो इनको, इनमें भी नशा आ रहा है, शराब में भी नशा आ रहा है, तो ऐसे भावनाओं में मत बह जाना। मैं मानता हूं इनमें नशा आता है बहुत जोर से, लेकिन इन पे लगेगा जीएसटी, इनको बाहर नहीं किया है, समझ रहे हो? एग्जामिनर गेम खेलेगा आपके साथ। तो ये आप कॉपी में लिख के मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा, इनको केवल पढ़कर कर लेना। आप कॉपी में करने वाली चीजें मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन कॉपी में करने के हैं, राइट, और उसकी कॉपी अलग बनानी है। इस नोट्स वाली कॉपी में मत करने लग जाना क्वेश्चन, पता चला सारी खिचड़ी वहीं पका दी, फिर जब रिवीजन करने बैठे तो बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उनकी पेज पलट रहे हो। सेपरेट कॉपी, ठीक है। अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज बॉर्न बाई द फाइनल कंज्यूमर। एग्जामिन द स्टेटमेंट, बताओ भाई ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है? नीचे कसम है आपको आंसर देखा तो मैं छुपा लेता हूं, ये लो, हाँ बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कोई बात नहीं, गलत हो जाए आपका, लेकिन आपको जो भी है बोलना है, सही है या गलत है? सही है भाई, वैल्यू एडिशन पे ही तो टैक्स लगेगा, क्रेडिट मिल जाएगी ना, और फाइनल कंज्यूमर पे बर्डन भी आएगा। तो यही लिखा है देखो कि इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज लेविएड एट ऑल स्टेज, ठीक है। ये 2-3 लाइन आपको मन में सोचनी है, नहीं आती है तो फिर आपको नोट्स में देखना है, फिर भी नहीं आता है तो आंसर देख लेना है, पहले डायरेक्ट सीधा आंसर नहीं देखना है। बच्चे सोचते हैं यार कौन टाइम वेस्ट करेगा, सीधा आंसर पढ़ लो, लेकिन उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं, आप गलत कर रहे हो। विच आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी? कौन कौन सी कमोडिटीज है जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है? एग्जामिन द स्टेटस ऑफ द टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। बता सकते हो कौन कौन सी हैं? लिकर तो है ही, और 5 वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उनके नाम गिना दो, यही देख लो, यही लिख रहे हैं, ये 5 नाम लिख रहे हैं, ठीक है। ड्यूल जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, एलोबरेट। क्या जीएसटी ड्यूल बेसिस पे है इंडिया में? ड्यूल मतलब सेंट्रल का अलग है, स्टेट का अलग है, अलग ही तो है भाई, ड्यूल सिस्टम है हमारे देश में। हाँ, टैक्स तो एक ही है, लेकिन उसकी व्यवस्था डबल की गई है, एक तरफ सीजीएसटी है, एक तरफ एसजीएसटी है, ठीक है भाई, ये देखो, और एक आईजीएसटी है, उसमें भी हिस्सा देना पड़ता है, तो ड्यूल जीएसटी है। बिकॉज हमारी कंट्री क्या है? फेडरल कंट्री है। फेडरल मतलब डिस्कस आर्टिकल 269A, मैंने लिखवाया था भी नोट्स में 269A, पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो पता है आपको ये किसका था? इंटर स्टेट, जिसमें आईजीएसटी लगता है। कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको बांटना कौन है, किस रेशो में बांटना है, ये कौन डिसाइड करती है? काउंसिल। ये लिखा हुआ है, पढ़ लो, चाहे आप इसको घर पे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। डिस्कस आर्टिकल 246A विच ग्रांट द पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। ये नया आर्टिकल है जिसमें दोनों गवर्नमेंट्स को टैक्स लगाने का क्या दिया गया है? पावर, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर, उनके नाम लिखने पड़ेंगे आपको, वरना पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनमें आप टाइम वेस्ट मत करना भाई, कॉपी में लिखने लग जाओ इनको। हाँ, ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, देखो। स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू नोटिफाई ए ट्रांजेक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स भी मान सकती है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी नोटिफाई कर सकती है? क्या ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है? आंसर मत देखना, नहीं, ये काम स्टेट आपस में अकेले में नहीं कर सकती। कोई भी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, इसके लिए हमारे देश में एक बॉडी बनाई गई है, उस बॉडी का नाम क्या है? जीएसटी काउंसिल। स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। पावर किसके पास है? काउंसिल के पास। और काउंसिल में कौन है? सेंट्रल के भी लोग हैं, स्टेट के भी लोग हैं।
हाँ, तो इसमें ये नहीं पूछा ना, इस क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा है कि भाई इंटर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने का पावर किसको है। आप क्वेश्चन को तो पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यही तो बच्चे गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू नोटिफाई ए ट्रांजैक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या स्टेट गवर्नमेंट को ये एक्सक्लूसिव पावर है कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस माने? नहीं है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को है? नहीं है। किसको है? काउंसिल को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब कई बच्चे लिखेंगे सर वो था ना, वो ऐसे कर सकते हैं। अरे तो क्वेश्चन तो पढ़ो भाई। क्वेश्चन 12, एन्यूमरेट 5 मैटर्स ऑन विच काउंसिल में मेक रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 279 है। मतलब एक तरह से फंक्शंस क्या क्या हैं काउंसिल के, काउंसिल क्या रिकमेंडेशन दे सकती है। टैक्स की रेट हो गई, एग्जम्पशन हो गया, जीएसटी लॉ हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई, रेट हो गई, स्पेशल रेट हो गई, है ना, ये जो कौन से प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाना है, ये सारे अदर मैटर्स। हु आर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, एन्यूमरेट एनी 2 रिकमेंडेशन दैट कैन बी मेड बाय द काउंसिल। तो पहले तो मेंबर बता ही दोगे, केंद्रीय वित्त मंत्री पढ़ाया था आपको, और एक यूनियन का स्टेट मिनिस्टर, और बाकी सभी राज्यों के। ये देखो 3 पॉइंट आ गए। वही काउंसिल के रिकमेंडेशन, जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था वही, उसी के आंसर को दोबारा लिख दिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको 3 बार पढ़ो अंदर। बच्चे आंसर लिखने की जल्दी करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं चाहते, और टाइम वेस्ट हो जाएगा। पता चला कि गलत ही लिख कर आ गए टाइम वेस्ट के चक्कर में। अरे पेपर 100 की जगह 90 नंबर का कर लेना भाई, लेकिन 90 का ऐसा करना कि 85 आए। हम कोई वो रेस नहीं लगाने कि पूरा 100 का ही करना है। मैं तो बच्चों को ये कहता हूं, आप 100 की जगह 90 नंबर का अटेम्प्ट कर लो, लेकिन 90 का ऐसा अटेम्प्ट करो कि हमारे 80 से ऊपर आएंगे। 100 करके अगर मेरे 40 नहीं आ रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं 90 करके 80 ले आता हूं तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? Why was there is a need for making constitutional amendment? क्वेश्चन रिपीट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों करना पड़ा। अभी पहले आया था ये क्वेश्चन, तो वही आप यहां पर दोबारा लिख सकते हो भाई। पावर्स 246 थी, उसमें अलग अलग पावर्स थी, अब नया आर्टिकल जोड़ा गया है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल। ये मैंने आपको अलग से नोट्स में नहीं लिखवाई है, वैसे आपको ये अलग से मिल जाएंगी कि भाई एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसके अंदर जो है पावर मिले हुए हैं। तो आप इसको यहाँ से देखकर जा सकते हो। वैसे ये कोई खास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिस्कस हाउ जीएसटी रिजॉल्व द डबल टैक्सेशन अंडर प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। पुराने लॉ में डबल टैक्सेशन होता था। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो गुड्स, उसमें गुड्स भी होता था, सर्विस भी होती थी, लेकिन उसमें क्या होता था, एक ही पोर्शन पे गुड्स मतलब वैट भी लग रहा है और सर्विस टैक्स भी। अब ऐसा इसलिए नहीं होता कि जैसे आपने 1000 रुपए का खाना खाया तो अगर 9% CGST लगेगा तो 9% SGST लगेगा। अब ऐसा नहीं है ना कि 1000 में से इतने को गुड्स मानो, इतने को सर्विस मानो, और लफड़ा ही खत्म कर दिया। तो डबल टैक्सेशन जो पुराने लॉ में होता था वो अब नहीं होता है। तो इसके बारे में आप बता सकते हो। Before implementation of GST, there are several taxes like excise duty, service tax, custom, और हर स्टेट में एक वहाँ का वैट लॉ होता था। ये प्री GST रिजीम में क्रेडिट भी नहीं मिलती थी जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदते थे, तो सिंगल ट्रांजैक्शन पर क्रेडिट नहीं मिलती थी, तो डबल टैक्सेशन होता था। आप वो जो रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पर दे सकते हो। डिस्कस द ड्यूल GST मॉडल, वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। लिस्ट द सेंट्रल स्टेट लेवीज, ये वो सारे टैक्सेस के नाम है जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाए थे। भाई सेंट्रल वाले टैक्सेस कौन से हैं, स्टेट वाले टैक्सेस कौन से हैं। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, इज इट क्लियर? तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन बैंक भी शेयर कर दूंगा ऐप के ऊपर। क्वेश्चन बैंक से आप प्रिंट निकाल लो, 100-150 रुपये आपका खर्च आने वाला है, ज़्यादा नहीं आएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं मैं आपको। इन क्वेश्चंस को कॉपी में मत करना, पहले चैप्टर के, इनको आप सिंपली वैसे ही रीड आउट कर लेना। नोट्स मैंने बनवा दिए हैं, रिवीजन मैंने करवा दिया है, तो हमारा बेसिक चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आगे वाले लेक्चर्स को जारी रखने के लिए अभी थोड़े और लेक्चर्स आने वाले हैं यूट्यूब पर। उसके बाद आपको हमारी ऐप पर ही जाना पड़ेगा क्लासेस को आगे कंटिन्यू वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।